हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th का जो फिजिक्स सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, उसका हाफ ईयरली का पेपर लेके आऊँ यूके बोर्ड के बच्चों का जो अभी हुआ था। ठीक, तो इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस ये जो पेपर सॉल्व होगा ये आपका 2 वीडियो में होगा। ठीक है, ए और बी 2 पार्ट में होगा ये। ठीक है, एक पार्ट में हम 15-16 क्वेश्चन तक करेंगे, दूसरे पार्ट में भी 15-16 क्वेश्चन इसके नेक्स्ट जो 15-16 होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब क्वेश्चन आपको पैटर्न भी पता चल गया है, हाफ ईयरली का पेपर आप लोगों ने दे दिया है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता चल गया है कि किस तरीके से पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से पता लगेगा कि हाँ इसको आपको पेपर में के लिए क्या क्या पढ़ाई आपको करनी है आगे। ठीक है, तो जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वैसे ही तैयारी आपको आगे करनी है। ठीक है, तो इस पेपर को सॉल्व आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज़ जो ये है कि अब आपके जो है आपको पता चल गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत सारे आपके आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देख के उन पेपरों को जरूर सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चन पहले के आए हैं वही क्वेश्चन आपके दोबारा भी आएंगे। ठीक है, यानी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आपने देखोगे बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक, तो उन क्वेश्चनों को करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और एक पेपर आपका ये हो गया हाफ ईयरली का, अभी एक सैम्पल पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया, 5 ईयर के क्वेश्चन कर लिए, हाफ ईयरली का पेपर सॉल्व कर लिया, एक जो सैम्पल पेपर अब आपका आएगा वो आपने कर लिया, इसके बाद प्री बोर्ड का पेपर आएगा वो आपने सॉल्व कर लिया, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यानी एक तरीके से बोला जाए तो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आपने इतना कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको करना है। तो स्टार्टिंग के जो है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहली वाली वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो, मतलब इनके आंसर वहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे जो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको ये एक नंबर वालों के आंसर जो मैंने है सॉल्व करवा रखे हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये आपके कहाँ तक है, ये आपके हैं यहाँ तक, एक नंबर वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा रखे हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन तक मैंने वहाँ पे आपको जो है कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, तो आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो हम करेंगे 6th क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, जो इससे पहले वाले ठीक है, इससे पहले वाले तो आपको सारे उस वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। तो जो आपका है हम जो स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके 2 चार्ज है, यानी 2 आवेश है। सपोज एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक ए है एक बी पे रखा हुआ है, और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है दोनों की। एक की दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻⁶ और एक की दे रखी है -4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फाइंड दी पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस वी हैव पोटेंशियल 0, यानी इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पोटेंशियल यानी विभव 0 होगा, यानी V 0 होगा। तो उस पॉइंट की दूरी निकालनी है। तो टोटल तो हमें 50 दे रखा है डिस्टेंस, हम या तो A से यहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे या B से कितनी डिस्टेंस पे वो निकालेंगे। तो या तो A से निकाल लेते हैं या B से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ पे आपको Q1 Q2 दे रखा था, तो Q1 यहाँ पे बना दिया, Q2 यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक पॉइंट हमने बीच में ले लिया, मान लो P पॉइंट लिख लेना इसको। ठीक है, जिसकी यहाँ से यहाँ मैंने डिस्टेंस x ले रखी है, P पॉइंट की डिस्टेंस जो यहाँ से x ले ली। तो ये बताओ जब यहाँ से यहाँ x है और ये टोटल आपका 50 है, तो ये कितना बचा, 50 माइनस x बचेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 50 को मीटर में बदल लेना, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड, तो 0 से 0 काटा यानी 0.5 आएगा। कितना आएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आ जाएगा x, तो ये वाला आप ले लेना 0.5 माइनस x लिख लेना इसको। ठीक है, 0.5 माइनस x। अब आपको पता है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा P पॉइंट पे, Q1 से P पे पोटेंशियल निकालूंगा, तो उसको मैं लिखूंगा V1। ठीक है, और जब मैं Q2 से P पे पोटेंशियल निकालूंगा तो उसको लिखूंगा V2।
तो आपको पता है कि वहाँ पे पोटेंशियल जीरो, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि उसने बोला है कि आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो यानी V1 प्लस V2 होना चाहिए जीरो। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे V1 V2 देखो यहाँ पे Q जो है माइनस में दिया है, तो ये यानी V2 जो आएगा आपका माइनस में आएगा, यहाँ पे ऐसे माइनस का V2, तो यानी V1 इक्वल टू V2 लिख सकता हूँ मैं, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V1 इक्वल टू V2। ठीक है, V1 इक्वल टू V2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। तो अगर आप Q1 के लिए निकाल दो तो Q1 ऊपर आएगा, और Q1 से इस पॉइंट P की डिस्टेंस तो कितना है वहाँ पे x, तो x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा x। तो यहाँ पे देखो अभी तो मैंने फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूले में क्या होता है r होता है, यहाँ पे r लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा इस वाले के लिए, अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। देखो Q1 की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, और r की जगह कितना ले रखा हमने x, तो यहाँ पे x ले लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 20, ये ऐसे ही आप V2 का फॉर्मूला लगाएंगे, V2 के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R होता है फॉर्मूला। तो ये तो ऐसे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू रख देंगे कितना। अब देखो इधर वो माइनस रख दिया था ना हमने, तो माइनस उधर जाके तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू ये माइनस नहीं रखेंगे अब, क्योंकि हमने जो माइनस था ना इधर उसको उधर लेके प्लस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 Q2 की जगह। और R कितना है देखो यहाँ से यहाँ मैंने आपको बोला था, ये तो मैंने यहाँ पे 50 माइनस एक्स रखा हुआ है, 50 को हमने मीटर में बोला था तो कितना आया था 0.5 माइनस एक्स ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.5 माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है। ठीक है, तो V1 और V2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, मतलब V1 निकाल के रख दिया, V2 निकाल के रख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो बस फॉर्मूला ही लगाया और वहाँ पे R की वैल्यू पुट करी है। R की पहले वाले के लिए R x है और दूसरे वाले के लिए कितना था 0.5 माइनस एक्स। ठीक है, और Q1 Q2 की वैल्यू रख दी। ठीक है, Q1 Q2 भी आपको क्वेश्चन में देखा है। तो 10 की पावर माइनस 6 है, 10 की पावर माइनस 6 काट दिया। ठीक है, उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 20 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू 4x। ठीक है, इतना कर लिया था। 20 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 10 आएगा, और 20 की मल्टीप्लाई में x में करोगे तो 20x होगा इक्वल टू 4x। माइनस का 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो 4x प्लस 20x, तो कितना हो गया ये 24x हो गया। 10 इक्वल टू 24x, तो 10 के डिवाइड में जाएगा 24, है ना, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.41 मीटर। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर हो गया आपका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और मैंने जिस दिन बताया था आपको कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना फाइनल एग्जाम के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक डायग्राम बना के दिया था आपको। देखो यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया और एक बल्ब लगाया है, ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया और एक बल्ब लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो L जो इंडक्टर है यहाँ पे सही से प्रिंट नहीं है, तो ये शायद B1 है, और ये R है तो ये आपका B2 है। क्या है B2। ठीक है, बल्ब B2 है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा और साथ में एक स्विच दे रखा है आपको। ठीक है, और पूछा है कि एन इंडक्टर L एंड R 2 आइडेंटिकल बल्ब है आपके, यानी 2 बल्बों के साथ जुड़ा हुआ है, एक B1 और B2 के साथ। तो बोला है कि जैसे ही आप स्विच को क्या करोगे, are connected to a battery through a switch S, the resistance of R is the same of inductor। यानी दोनों की वैल्यू सेम है कि दोनों जो आपका इंडक्टर यानी प्रेरक, तो प्रेरक जो है, और R यानी प्रतिरोध, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, यानी इसका मान और इसका मान सेम है। अगर मान लो पहले का 50 ओम है तो दूसरे का भी 50 ओम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो दोनों की वैल्यू सेम है। अब वो पूछा है कि विच ऑफ द बल्ब लाइट अप अर्लियर, यानी जैसे आप यहाँ से स्विच ऑन करोगे ना, स्विच ऑन करोगे तो दोनों में से कौन सा बल्ब जल्दी चलेगा, रेजिस्टेंस वाला जल्दी चलेगा या इंडक्टर वाला जल्दी चलेगा। ठीक है, तो कौन सा जल्दी जलेगा आपको जैसे स्विच ऑन करोगे, तो आपको ये याद रखना है रेजिस्टेंस वाला जल्दी चलेगा, यानी B2 वाला जल्दी चलेगा B1 से।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर होता है आपका यानी प्रेरक होता है, ये धारा के मार्ग में जो परिवर्तन होता है उसका अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी उसके चेंज होने का अपोज करता है। जो भी करंट जो चेंज हो रही है उसको एक तरीके से क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो यानी जैसे ही आप बैटरीज को ऑन करोगे तो यहाँ पे जो है करंट बढ़ेगी, तो करंट बढ़ेगी तो इंडक्टर जो है उसको अपोज करेगा, जिससे करंट यहाँ पे धीरे धीरे जाएगी आपकी, ठीक है। जो बल्ब होगा उसमें करंट जो है वो धीरे धीरे फ्लो होगी, यानी एकदम से चेंज नहीं हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में जैसे मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट जाएगी तो बल्ब में तुरंत ही 10 एम्पियर के आसपास करंट पहुँच जाएगी, ठीक है। मगर जो आपका इंडक्टर वाला है वहाँ पर अगर आपकी 10 एम्पियर करंट जा रही है तो जो इंडक्टर वाला बल्ब होगा उसमें धीरे धीरे करंट जाएगी, यानी पहले 1 एम्पियर, है ना। तो इस तरीके, तो इसलिए वो धीरे चलेगा आपका, ठीक है। तो यानी B2 वाला जल्दी चलेगा और B1 वाला देर में चलेगा। उसके बाद पूछा है कि विल दी बल्ब बी इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ समय बाद पश्चात दोनों बल्ब सेम जलेंगे। हाँ, जैसी आपकी मतलब इक्विलिब्रियम में एक तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर से करंट और रेजिस्टेंस से करंट सेम चलने लग जाएगा आपका, ठीक है। केवल वो स्टार्टिंग में अपोज करता है, उसके बाद जो बल्ब होगा आप सेम जितनी ब्राइटनेस है उसके हिसाब से चलने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर में लिखना है कि B2 बल्ब जो है लाइट अप अर्लियर देन B1, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम बोथ दी बल्ब साइन इक्वली ब्राइट, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पे भूल गया लिखने के लिए, तो आपको ये लिखना है कि जो B2 बल्ब होगा, B2 बल्ब B1 बल्ब से जल्दी जलेगा तथा कुछ समय पश्चात दोनों बल्ब B1 व B2 समान ब्राइटनेस यानी चमक के साथ जलेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इस्टेब्लिश एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, यानी जो चार्ज कैपेसिटर होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आपको मतलब प्रूव करना है, ठीक है। आवेशी चालक की ऊर्जा के लिए व्यापक मतलब आपको व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमने एक कैपेसिटर बनाया और यहाँ से एक बैटरी बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ड्यूरिंग दी चार्जिंग, जैसे मान लो हम इसको चार्ज कर रहे हैं, कोई कैपेसिटर इसको यहाँ पे बैटरी से करंट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जब स्टार्टिंग में इसके अंदर जाएगा Q आवेश जाएगा, ठीक है, Q इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक। तो उस समय जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, C=Q/V ले लेंगे, ठीक है, आवेशित करते समय। अब जैसे ही मान लो और आवेश जाएगा मान लो Q, ठीक। अब जो यहाँ इसके अंदर पहले से Q इसके अंदर आ गया है वो क्या करेगा, आने वाले Q का अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जब आवेश को इसके अंदर स्टोर कराना होगा, यानी इसके अंदर इस आवेश को इसके अंदर संचित कराना होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो अंदर वाला आवेश उसको आने नहीं देगा अंदर, यानी उसमें एक रिपल्शन होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा उस आवेश को वहाँ उसके अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम इसके अंदर DQ आवेश स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो जब हम DQ आवेश को अब इसके अंदर स्टोर करेंगे यानी इसके अंदर संचित करेंगे तो हम जो कार्य करेंगे वो भी DW। जब आवेश आपका छोटा सा है यानी स्मॉल है तो जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ए स्मॉल चार्ज DQ ट्रांसफ़र बिटवीन द प्लेट, यानी इसकी प्लेट में स्मॉल चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो हमें स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। प्लेटों के बीच DQ आवेश को देने पर किया गया सूक्ष्म कार्य, ठीक है। तो ये सूक्ष्म कार्य हम निकालेंगे। तो आपने V= फॉर्मूला पढ़ा है W/Q, है ना, क्या पढ़ा है, W/Q। तो यहाँ से DW अगर हमें निकालना पड़ेगा तो V/DQ हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और V का फॉर्मूला V= होता है, यहाँ से देखो V निकाल लो, V= क्या हो जाएगा, Q/C। तो रख दिया हमने Q/C। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी तो हमने मान लो ये जो प्लेट थी उसके अंदर DQ आवेश धारा, मान लो इसको हमें फुल चार्ज करना है, पहले खाली था बिल्कुल, मतलब ये जो कैपेसिटर था बिल्कुल 0 चार्ज था इसके अंदर, जैसे बैटरी हो गई आपकी, फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डल थी आपकी, 0 थी। अब उसको आपको चार्ज करना है 100%। तो वैसे ही इस कैपेसिटर को जब आपको चार्ज करना है तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा अगर आपको इसको फुल चार्ज करना है, ठीक है। पहले हमने इसके अंदर Q आवेश डाला, ठीक है, उसके बाद DQ आवेश और डाला, तो DQ आवेश को डालने पे हमें जो वर्क करा इतना करा।
अगर मान लो मैं इसके अंदर बहुत सारा चार्ज डालता हूँ, यानी इसको फुल चार्ज कर रहा हूँ, क्यू चार्ज इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मेरे को इसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कुल कार्य। तो पहले मैं स्मॉल जो मैंने निकाला उसी का मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को कुल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कुल मिल जाएगा। देखो आवेश पहले हमने क्यू डाला, फिर हमने उसके बाद डी क्यू आवेश डाला, डी क्यू आवेश का जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू होगा। अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूं तो कुल का आ जाएगा मेरे पास, टोटल का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट लेंगे 0 से क्यू। सपोज हम इसको 0 से क्यू तक चार्ज करा हमने, यानी पहले इसमें 0 चार्ज था, 0 से मैंने इसको 100% तक यानी क्यू तक चार्ज करा। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये जो 1/c है तो बाहर आ जाएगा, अंदर केवल क्यू बचेगा। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से क्यू तक का। ठीक है, तो 1/c, क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा Q²/2, है ना। क्यू की पावर देखो 1 है, तो 1 में 1 प्लस करेंगे, नीचे भी 1 + 1 करेंगे। ठीक है, जिसने इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो उसके लिए तो ईजी है। तो 0 से क्यू इसकी लिमिट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 1/c उसको तो वैसे ही रखेंगे, और जो ये Q² है ना, ये Q², इसकी जगह ये क्यू रख देंगे, कैपिटल क्यू। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q²/2, और एक बार ये 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2। तो केवल क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा 1/c Q²/2। ठीक है, देखो यही बचा हमारे पास। तो इसके ये क्यू रखा और एक बार हमने 0 रखा, तो ये बना। तो ये हमारा बस फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा टोटल वर्क आया हमारा। अब ये जो हमारा टोटल वर्क होता है यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी उस कैपेसिटर के अंदर हमने चार्ज को, आवेश को संचित करने में जो कार्य करा है वही उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा होती है। कौन सी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी U, यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो यही W हमारा U हो जाएगा। ठीक है, तो ये W जो हमारा यहाँ आया वही हमारा U भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको देखो मैं एक बात छोटे से उसमें समझा देता हूँ। पहले हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज किया, क्यू आवेश दिया। अब वो क्यू जो है और आने वाली क्यू को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसलिए हमें वहाँ पे कुछ W वर्क करना पड़ेगा, DW, जब हम इसके अंदर DQ चार्ज। अब हमें निकालना तो पूरा था, तो पहले मैंने DQ का निकाला कि DQ को डालने पे कितना वर्क करना पड़ा, तो DW करना पड़ा। इस DW का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे को टोटल वर्क मिल जाएगा, और यही टोटल वर्क मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखना था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना था, बहुत सिंपल था ये तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आपको दिए हैं। ठीक है, अब ये समझ लो पेपर में भी आपका ऐसा ही आएगा, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उन पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बस यही आपको पढ़ना है। और जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन आप कर लो, ये पेपर आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और एक आप क्या कर लो, जो अभी इसके बाद सैम्पल पेपर आएगा वो कर लो, और एक प्री बोर्ड अभी आएगा आपका, वो पेपर कर लो। बस काफ़ी होगा, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम बाएं हाथ का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में मैंने दोनों में लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये हमारा जो हाथ होता है लेफ्ट हैंड, जो बाएं हाथ जिसे बोलते हैं, ये अंगूठा जो होता है हमारा थंब, ये दिखाता है हमें फोर्स को। किसको, फोर्स को। तो यहाँ पे इसको फोर्स लिख लेना। ये वाली जो फिंगर होती है जिसको हम 4 फिंगर बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मध्य, जिसको हिंदी में मध्यिका बोलते हैं। ठीक है, और जो तीसरी जो फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर, ठीक है, वो हमें दिखाती है करंट को। किसको, करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम जो तीनों उंगलियाँ होती हैं ना, हमारा जो थंब होता है, 4 फिंगर होता है और मिडिल फिंगर होता है, इन तीनों को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी 90 डिग्री पर रखते हैं। तो जब हम 90 डिग्री पर रखते हैं तो जो थंब होता है यानी अंगूठा होता है वो फोर्स को बताता है, ये वाला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये हमारा करंट को बताता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, FBI। ठीक है, FBI ये हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना था। ठीक, तो यहाँ से आप उतार लेना इसको। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आपके पास एक 10th क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको V दे रखा, ठीक है, और करंट दे रखी है,
और वोल्टेज दे रखा है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी ई दे रखा है आपको, वी दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है इंटरनल रजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध निकालना है स्मॉल आर। तो इन तीनों में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना था और आर निकालना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो 2 नंबर में, ये क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर में भी नहीं आना चाहिए था, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, तो जब आप वहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे ना तो इस तरीके से बनेगा ना, ये था ई इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो यहाँ से आर निकालोगे तो क्या होगा, ई माइनस वी हो जाएगा इक्वल टू आई आर, ठीक है, इस तरीके से होगा। और आई को इसके डिवाइड में ले जाओगे पूरे को, ठीक है। तो आई यहाँ आ जाएगा पूरे के डिवाइड में, सॉरी नेक्स्ट लाइन से ई माइनस वी अपॉन आई इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे ना इसको अपॉन पूरा लेना है इसको, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 9, वी की वैल्यू दे रखी है हमें 8 और आई हमें दे रखा है कितना 5। तो कितना आएगा 9 में से 8 का 1/5, तो 5 टू जा 10 होता है यानी 0.2 आएगा एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना था यहाँ पे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला है ये, आपको फ्लक्स दे रखा है फाई, टी दे रखा है, इतने टाइम पे आपको विद्युत वाहक बल का मान निकालना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था आपका। तो आपने विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और जो फाई दे रखा था हमें, ये दे रखा था, तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो क्योंकि एक ही फेरे दे नहीं रखें तो 1 लिख लेना एन की वैल्यू, डी अपॉन डी टी। और जो फाई की वैल्यू दे रखी थी वो 3t² 4t दे रखा था प्लस 9, ठीक है, इस तरीके से दे रखा था। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना था इसका अवकलन। तो जिसको डिफ्रेंशिएशन मैथ्स वाले तो ईजिली कर लेंगे। देखो जो भी टी की पावर में होता है, मान लो 4 हो तो 4 आगे आ जाएगा, टी की पावर 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 बचेगा। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो टी की पावर कितनी है 2, ये 2 आगे आएगा तो 3 तो पहले से है, उसके साथ 2 भी आ जाएगा। और टी की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 4, टी की पावर देखो क्या है 1, तो 1 आगे आएगा तो 1t, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0, है ना। नहीं सॉरी, मतलब टी की पावर 0 हो जाएगा, क्या होगा टी की पावर 0 हो जाएगा, और टी की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा आपका, ठीक है। ये जो टी का आपने डिफ्रेंशिएशन करा तो उसका 1 हो गया, और 9 का तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना आया 6t, 3 टू जा 6t प्लस 4। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन होके बनेगा यहाँ पे 6t प्लस 4। अब आपको यहाँ पे बोला है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, कितने पे 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे जो t आपका आया ना वहाँ पे 2 रख दो, तो 6 टू जा 12 प्लस 4, तो कितना आ गया 16 वोल्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपका कुछ था नहीं, बस आपको यहाँ पे जिसकी मैथ्स होगी उसको डिफ्रेंशिएशन करना था बस। ये 2 आगे आ जाएगा 6 के, तो 6t हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 4t की पावर 1 है, तो ये 1 आगे आ जाएगा 4 इंटू 1, और t की पावर जो होगा 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब 1, t की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। और कांस्टेंट वाले का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है डायरेक्ट। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक LCR सर्किट है, यानी LCR परिपथ है एक, ठीक है, जिसमें कंडीशन अंडर विच इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम, यानी इम्पीडेंस यानी जेड का मिनिमम होता है, और वॉटलेस करंट फ्लो इन द सर्किट। जब वॉटलेस करंट फ्लो होगी तो तब क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो आपको पता है जेड का फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस का ही है, सबने पढ़ा होगा, जेड इक्वल टू रूट में r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड मिनिमम यानी निम्नतम कब होता है, जब दोनों बराबर हो जाएं, XL और XC बराबर हो जाएं। तो ये बताओ जब ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 0 नहीं हो जाएगा ये। अगर मान लो ये भी 2 और ये भी 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे रूट में r² बचेगा, और रूट में r² मतलब केवल क्या आएगा बाहर r। तो उस केस में z बराबर r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको ये लिखना था कि मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम तब होगा जब XL और XC बराबर होंगे, ठीक है। और वॉटलेस करंट यानी वॉटहीन धारा कब फ्लो होती है, जब आपका R 0 होगा, क्या होगा R 0 होगा। तो R जब 0 होगा तो केवल उस समय क्या होगा, वहाँ पे आपका XL होगा और XC होगा, ठीक है। उस केस में जो पावर होती है ना वो आपकी 0 हो जाती है, क्यों हो जाती है 0, क्योंकि उस समय जो cos फाई बनेगा ना,
जो इंडक्टर होते हैं या कैपेसिटर होते हैं उनमें जो एंगल बनता है करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री बनता है आपका, तो cos 90 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पावर जीरो, यानी कहने का मतलब है जो इंडक्टर होता है यानी प्रेरक तो होता है और कैपेसिटर यानी संधारित्र होता है, ये जो पावर खर्च करते हैं वो जीरो करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो अपने अंदर स्टोर करते हैं, है ना, अपने अंदर संचित करते हैं पावर को। ऐसे नहीं है कि खर्च करते हैं। अगर आप इन दोनों को अगर करंट दोगे ना तो ये अपने अंदर स्टोर कर देंगे। जैसे बैटरी करती है ना करंट को स्टोर, वोल्टेज को स्टोर, वैसे ही ये स्टोर करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये भी पूछ ले सकता है आपसे। ठीक है, कि जो प्रेरक तो जो प्रेरक होता है आपका यानी इंडक्टर होता है वो किस रूप में करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में करता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करता है। ठीक है, अगला पूछा है कि पावर निकालना है और फोकल लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे आपको जो फोकल लेंथ दे रखी थी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, अब आपको पता है सेंटीमीटर में नहीं रखते मीटर में, तो इसको पहले 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 यानी 0.1 मीटर। ठीक है, तो पावर वाले फॉर्मूले में रख दिया, P = 1/f होता है, F की वैल्यू रख दी 0.10। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 10 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास 3 मीडियम है ABC। ठीक है, और तीनों मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल होगी, जो यानी जो लाइट आ रही है वो जो एंगल बनाएगी वो सेम बनाएगी। ठीक है, मगर उनका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो A का 15 है, B का 25 है और C का 35 है। तो इनमें से किस में उसकी जो वेलोसिटी होगी लाइट की मिनिमम होगी। ठीक है, तो यानी सबसे कम वेग प्रकाश का किस में होगा वो आपको निकालना है। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है C के या B के। ठीक है, यानी लाइट की स्पीड कम वहाँ होगी जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ज़्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा यानी अपवर्तनांक बोलते हैं जिसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पे स्पीड कम। जैसे अगर हम गिलास की बात करें, गिलास और एयर दो चीज़ लिया मैंने, तो आपको पता है गिलास का n ज़्यादा होता है। क्यों? वो ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, हवा का n कम होता है, तो हवा का n कम होगा तो वहाँ पे स्पीड जो होगी लाइट की ज़्यादा होती है, मगर गिलास के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे n आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जहाँ n ज़्यादा वहाँ v कम। तो वही हमें यहाँ पे देखना है कि मान लो एक लाइट आई ऐसे, ठीक, सॉरी इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, एक लाइट ऐसे और इसका रिफ्रैक्शन हुआ इस तरीके से 15 डिग्री पे, कितने पे, 15 डिग्री पे। दूसरी लाइट आई सेम एंगल, ये जो एंगल हो गए ना सेम हो गए तीनों के। ठीक है, ये गई यहाँ से कितने एंगल पे, 25 डिग्री पे, तो ये 25 डिग्री बनेगा। और अगली लाइट आई वो गई कितने पे, 35 पे, 35 डिग्री पे। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम स्पीड किस लाइट की होगी, यहाँ पे इसकी होगी या इसकी होगी या इसकी होगी। तो आपको पता है जब भी लाइट, यहाँ पे पता कैसे चलेगा ये मीडियम डेंसर है कि ये वाला है ये वाला, तो आपको पता है जब भी लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड होती है ज़्यादा, नॉर्मल की तरफ यानी नॉर्मल की तरफ जब झुकती है तो वो मीडियम डेंसर हो जाता है और दूसरा वाला रेयर हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा किस में झुक रही है, यही तो, क्योंकि इसमें सबसे कम एंगल बन रहा है, तो यानी इसमें सबसे ज़्यादा झुक रही होगी आपकी लाइट, बैंड हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम एंगल बन रहा है 15। तो यानी ये वाला मीडियम सबसे ज़्यादा डेंसर है, तो जब ये वाला मीडियम सबसे ज़्यादा डेंसर यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड होगी वो सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, जहाँ पे एंगल ये छोटा बन रहा है यानी वहाँ पे मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है, ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा बन रहा है, ये एंगल और बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यानी ये याद रखना, जब भी लाइट रेयर यानी विरल माध्यम से डेंसर यानी सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, तो जितना ज़्यादा बैंड होगी यानी उतना कम एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, डेंसर ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो स्पीड कम। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इस तरीके से आपको दे रखा था, एक वायर है जिसमें करंट चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शायद डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट P पॉइंट तक की डिस्टेंस 0.5 दे रखी थी। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वाई एक्सिस निकालना है, वाई एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, और ये जो डेल्टा एल आपको दे रखा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू दे रखी है डेल्टा एक्स इंटू आई।
ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे बायोट-सैफर्ट लॉ लगेगा आपका। ये बायोट-सैफर्ट लॉ का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये इस तरीके से होता है। अब ये फॉर्मूला आपका वेक्टर रूप होता है, क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको एक तो डेल्टा एल दे रखा था, डेल्टा एल लिखो या डी एल लिख लो इसे यहाँ पे, डी एल क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे डी एल है, ठीक है। तो डी एल इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब आपको पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1 इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे, कितना लिखोगे 10⁻⁻2 इंटू आई को आई लिख दो, ठीक है। तो लिख दिया हमने आई कैप। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें आई दे रखा था करंट, कितनी एम्पियर करंट जा रही है कि 10 एम्पियर, और आर जो दे रखा है आपको, आर वेक्टर वो दे रखा आपको 0.5 जे। अब ये जे क्यों लिया मैंने बताओ, क्योंकि वाई डायरेक्शन में बोला था उसने, क्या बोला था, वाई डायरेक्शन यानी वाई अक्ष पे, वाई दिशा में। तो आर जो लेंगे हम इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो जे हो गया आपकी, क्या होगी जे, ठीक है, जे के टर्म में लेंगे तो 0.5 जे लिया, क्योंकि वाई अक्ष बोला उसने, वाई एक्सिस। तो ये वैल्यू यहाँ पे देखो म्यू नॉट की वैल्यू हम पता क्या रखते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी। आई की वैल्यू आपकी 10, तो 10 रख दिया। डी एल अभी हमने यहाँ पे देखा था स्टार्टिंग में कितना, 1 इंटू 10⁻⁻2 इंटू आई, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू हमने देखा था क्या है, यहाँ पे बीच में क्रॉस होगा, तो ये होगा 0.5 जे, अभी हमने आर निकाला था ऊपर। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, है ना। और ये सारी वैल्यू मैंने एक साथ लिख दी, इसको 3 बार लिख दिया नीचे, ठीक, 10⁻⁻7 इंटू 10 और 0.5 लिख दिया यहाँ पे, और इंटू 10⁻⁻2 भी लिख दिया। और ये जो आई क्रॉस जे है उसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर में कि आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के कैप होता है। तो के लिख दिया यहाँ पे, आई क्रॉस जे को क्या लिख दिया, के लिख दिया नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जब के लिखोगे और बाकी इसको सॉल्व करोगे आप पूरे को, तो कुछ ऐसा बनेगा और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो आप कर सकते हो यहाँ पे, जो इसको जो काटना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, और के इसका मतलब के वेक्टर के की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है आपका, 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके पास 2 तार हैं, ठीक है, 2 तार है, एक को तो आपने वर्गाकार यानी स्क्वायर में बदला, और एक को आपने क्या बनाया वृत्ताकार यानी सर्कुलर फॉर्म में बनाया, ठीक है। और दोनों को एक ही चुंबकीय चाहिए, यानी दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया आपने, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। तो किस पे ज़्यादा बल आघूर्ण यानी किस पे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, इन दोनों में से किस पे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये आपको देखना था, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है ना, आपको केवल एक लाइन याद रखनी, टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा है IAB। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इतना उस पर टॉर्क लगता है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि टॉर्क जो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, ए के। ए क्या है, एरिया। तो अगर हम देखें तो जो स्क्वायर है उसका एरिया ज़्यादा होगा या सर्कल का जो एरिया ज़्यादा होगा, तो जो सर्कल का एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, आपके स्क्वायर से, ठीक है। सर्कल हमेशा ज़्यादा एरिया बनाता है, तो जब ये इसका एरिया ज़्यादा होगा तो इस पर टॉर्क भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसका एरिया कम है तो इस पर टॉर्क भी कम लगेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपको लिखना है कि सर्कुलर लूप इज़ मोर एरिया सो इट एक्सपेंस मोर टॉर्क। वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, अतः वह वृत्ताकार लूप पर ज़्यादा बलागुण कार्य करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा गया था, ठीक है, लेंस से एक न्यूमेरिकल आया था आपका ये, ठीक है। तो कैलकुलेट करने यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉनकेव, यानी जिसकी दोनों सरफेस कॉनकेव होती है, जैसे ये, ठीक है। इक्वी कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा 1.5 व्हेन इट कैप्ट इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये, ठीक है। जो इसको ना एक ऐसे मीडियम के अंदर रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.4 था आपका, ठीक है। तो पावर भी आपको दे रही है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको पता है 1/f को मैं P भी लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये आपका N2 मीडियम, N1 मीडियम, R1 और R2 होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव के लिए हम R1 को -R लेंगे और R2 को
प्लस का आर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और N2 आपको दे रखा है कितना 1.5 और N1 आपको 1.4 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा माइनस का 2/r और ये हो जाएगा N2/N1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको r निकालना है, तो r निकालने के लिए यहाँ पे f की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपको तो पावर दे रखी है, कितनी पावर दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, सॉरी हाँ, कितना डायोप्टर दे रखा था आपको, एक मिनट देखते हैं। तो जो आपको पावर दे रखी थी ना वो -5 डायोप्टर दे रखी है, कितनी -5 डायोप्टर। तो यहाँ से f कैसे निकलेगा, f इक्वल होता है 1/p, क्या होता है 1/p। तो 1/ माइनस का 5 रखोगे तो यानी कितना आएगा माइनस का 0.2 आएगा, ठीक है। और ठीक है 0.2 आपका f आ गया, ठीक है। f कितना आया 0.2। तो ये जो 0.2 आपका आया है ये मीटर में आया, क्या में आया मीटर में। पावर हमेशा जो होती है मीटर में होती है ना आपकी, तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 20, कितना हो गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने f को ना डायरेक्ट 20 लिख दिया -20। तो ये आपको मैंने समझा दिया कैसे कैसे होगा। पहले आप जो p आपको -5 दे रखा है उसको इस फॉर्म में रखोगे, ठीक है। p की जगह तो 1/5 होगा, 1/5 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 1/5 को डिवाइड करोगे तो माइनस का 0.2 मीटर होगा। 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस का 20 यहाँ रख दिया आपकी जगह। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है और r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे है ना, यहाँ से इनको काट देना तो इतना आंसर आएगा आपका r, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इसमें लास्ट क्वेश्चन करेंगे 16, ठीक है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं 16 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, आपकी कोई सर्कुलर कॉइल है ना, वृत्ताकार कुंडली है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले भी कराई है, ठीक है। मतलब जब मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन कराए ना तो उसके अंदर भी ये डेरिवेशन करवाई है। तो देखते कैसे करना है इसको। तो ये डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी, है एग्जाम में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे क्या लेना है, एक सर्कुलर लूप लेना है। तो सर्कुलर लूप इस तरीके से हमने लिया, मान लो ये तार है और इसको इस तरीके से एक सर्कुलर लूप बनाया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आपकी करंट चल रही है, यहाँ से सपोज आई करंट जा रही है, ठीक। तो करंट ऐसे होते हुए ऐसे आएगी और ऐसे होते हुए यहाँ से नीचे चले जाएगी, ठीक। अब जब यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे इसके केंद्र O पे हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरी तार के कारण निकालना है मेरे को। तो इस पूरी तार के कारण ना निकाल के मैं पहले एक टुकड़े का निकालता हूँ, ठीक है। मान लो इतना हिस्सा मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिस्से को अब हम जो हमने लिया है इसको सपोज इसको आइडियल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आइडियल, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा केंद्र पे वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर ड्यू टू आइडियल, जो ये आइडियल है इसके कारण, ये जो आइडियल है इसके कारण केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बायो-सैवर्ट का नियम, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखना है ना, बायो-सैवर्ट का नियम होता है ये। तो ये तो आपको याद रखना है, DB = μ0 IDL sin थीटा अपॉन, अभी हमने जो इसकी त्रिज्या ले रखी ना यहाँ से यहाँ A ले रखी, तो A² हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को पूरे का निकालना है, किसका, पूरे का निकालना है। तो पूरे का निकालने के लिए क्या करूँगा, जो मेरे पास इस छोटे से हिस्से का था DB का, है ना, ये आइडियल का, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो जब मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को ना टोटल का मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा, टोटल का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी पूरी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण केंद्र पे यानी सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, DB का इंटीग्रेशन B होगा, ठीक है। यहाँ से ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, A² बाहर आ जाएगा, sin थीटा बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, केवल DL अंदर आ जाएगा। तो DL का इंटीग्रेशन करो। तो बताओ, पहले हमने एक छोटा सा यहाँ पे DL लिया था, क्या लिया था, DL लिया था। ऐसे ये बहुत सारे इसके अंदर DL होंगे, है ना। तो सारे DL मिलके क्या बन जाएंगे, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है यानी वृत्त की परिधि। तो कितना होगा बताओ, DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे DL को जोड़ेंगे तो एक सर्कल मिल जाएगा, वृत्त मिल जाएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं 2 पाई, है ना, 2 पाई r होता है ना।
और आर की जगह हमने यहाँ त्रिज्या ए ले रखी, तो 2π a हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2π a। ठीक है, तो जो dl है उसको क्या लिख देंगे 2π a ले लेंगे। तो यहाँ से एक a से एक a कट जाएगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें काटा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है μ0/4π को वैसे ही रहने देना, और ये जो 2 है उसको 2 ही रहने देना i, और एक a से एक a काट देना, तो अपॉन में a। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ देना। अब यहाँ पे बहुत से ने 2 को 2 भी काटा होगा। ठीक है, तो आप इसको भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है, फिर ये भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आपको इनको क्वेश्चनों को देख के लग रहा होगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन जो आप पढ़ाई करो तो थोड़ा सा उसको फोकस करके पढ़ाई करो। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान रखो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो थैंक यू।